दोस्तों, इस मज़फ़र में खुश आमदीद। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से दूर रखना बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लानिंग का हिस्सा थी और इसके लिए जनाब अहम तरीन सबूत सामने आ गए हैं। और सबूत एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कट्टे पायन 9 सबूत सामने आए हैं। और ये 9 सबूत हर एक मौके पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनाब ये जो देख बनाई गई थी, ये जो महफिल सजाई गई थी, इस महफिल का लाड़ा जनाब नवाज शरीफ को बनाना नहीं था। इस महफिल के सजाए जाने का मतलब ये नहीं था कि जनाब हमने नवाज शरीफ को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाना है, बल्कि इस महफिल के सजाने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ दा पायन चुलके में पानी, नवाज शरीफ दा पायन खेस के में खोना है। ये थी वो प्लानिंग जिसके जरिए बाज़ाब्ता तौर पर कुछ अहम तरीन प्लेयर्स ने एक मनसूबा बंदी के तहत सारी की सारी गेम को शिफ्ट किया, सारे के सारे मामलात को खराब किया और उसके नतीजे में कुछ ऐसे नैरेटिव्स को बिल्ड किया जिसका भुगतान हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। जिन 9 सबूतों की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उनका जो उसका अगर मैं आपसे के सामने ये कहूं कि उनका अगर मैं नतारा करूं तो ये बात सामने आती है कि इंतखाबात के बाद जब पोलिंग का अमल जारी था और नताइज मुरतब किए जा रहे थे, तो उस वक़्त ये जो धांधली का शोर होगा बुलंद है, ये जो धांधली के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, तो इन सबूतों की रोशनी में ये बात बहुत ही वाज़ेह अंदाज में कही जा सकती है कि ये धांधली पीटीआई को हराने के लिए नहीं थी। ये धांधली पीटीआई को हराने के लिए नहीं थी, बल्कि पीटीआई को जताने और इमरान खान के उसकी सहूलतकारी करने के लिए या किसी और तरीके से नवाज शरीफ को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए थी। इसके अलावा इसका कोई और मंजर नहीं था। और ये मामला इस हद तक कैलकुलेटेड था जिसके ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जाना मकसूद था कि जब ये नताइज सामने आए तो इतनी सीटें भी मुस्लिम लीग नून की नहीं होनी चाहिए, बेशक वो जीत चुके हों, कि वो सिंपल मेजॉरिटी क्लेम करें, क्योंकि अगर सिंपल मेजॉरिटी भी आ जाती तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना तय था। तो सवाल यह है जनाब, वो कौन था जो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं देखना चाहता था? वो कौन था जिसने नवाज शरीफ को बुलवाया तो सही, नवाज शरीफ का नाम तो इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ का कंधा तो इस्तेमाल किया, इंतखाबी मुहिम के अंदर कुछ गर्मा गर्मी तो पैदा की, लेकिन उसके बाद जनाब नवाज शरीफ की पीठ के ऊपर छुरा घोंपा और ऐसा घोंपा कि पाइंदा साफ ही हाले तक सही तरह नहीं निकल रहा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो तमाम सबूत हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है कि जनाब जिन लोगों के लिए ये सब कुछ किया गया था उनके साथ अब क्या कार्रवाई होगी या वो क्या अपनी हरकतों से तायब होंगे? तो इसके लिए जनाब एक वीडियो है या उस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि इंडियन मीडिया इस वक्त एक खबर को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है ना माहौल बनाए हुए है। और उनका मानना यह है जिस इंडियन मीडिया की खबरों में कि जनाब पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर नफरत अंगेज कैंपेन का आगाज कर दिया है। और इसके भी ताने बाने जाकर उसी इंतखाबी नैरेटिव के साथ मिलते हैं जिसको नहायत ही चाव के साथ तैयार करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हाथों में दिया गया। और मकसद क्या था? नवाज शरीफ को इक़्तिदार से दूर रखना और मुस्लिम लीग नून के ऊपर इस तरह का प्रेशर मेंटेन रखना कि पायनों भी साह भी सौखा ना ले सकें। एक एहतजाज है जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिका में हो रहा है और अमेरिका के अंदर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिनका वफ्द आजकल पाकिस्तान आया हुआ है, पाकिस्तान को ये जो है कर्जे की अदायगी के लिए और उनके साथ मामला तय करने के लिए उस मौके पर IMF के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहा है कौन? शहबाज गिल की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग। और वो इस एहतजाज के दौरान ये बैनर है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो उन्होंने IMF की ऑफिस की दीवार के साथ लगाया है और इसमें वो मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज का ऑडिट नहीं हो जाता उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की इंगेजमेंट ना रखी जाए और ना ही पाकिस्तान को किसी तरह का कर्जा दिया जाए, यह मुतालबा किया जा रहा है। इसके साथ ये दूसरी तस्वीर है जो एक ट्रक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक है और यहां पर आपको इमरान खान की तस्वीर नजर आ रही होगी। ये इसी जुलूस के पास से गुजरा है और खास तौर पर इसको इस तरीके से तैयार किया गया था कि ये नजरों के सामने भी रहे और लोगों की तवज्जो भी हासिल करे। इमरान खान की इस तस्वीर के गुजरते साथ ही अगली तस्वीर आती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की और उसके साथ इस बात का
ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جس کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں پائن، یہ بندہ جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر چیف آف آرمی سٹاف بنا ہوا ہے، کیونکہ شہباز شریف نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا۔ اور اس ساری گیم کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری گیم کا مقصد ہے پاکستان کے انتخابی جو نظام ہے، انتخابی نتائج ہیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت پر سوال اٹھانا، اور سوال اٹھانے کے لیے جو اس وقت ماحول بنایا پاکستان تحریک انصاف نے وہ بہت ہی زیادہ کافی ہے، کیونکہ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے اس ماحول کو تشکیل دیا، اور اس کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ جناب اس سارے کھیل کا پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بی بی سی کی ایک خبر ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب امریکی کانگریس میں پاکستانی انتخابات پر سماعت ہے، یعنی یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک انتخابی جیت بھی ہے، اور سیاست اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کی اپنی جگہ بنانے کا، اور اس کے لیے سوشل میڈیا کو بطور ٹول استعمال کرنے کا ایک بہترین ثبوت ہے۔ جبکہ دوسری جانب نواز شریف کو ایک اہم ترین جماعت کے سربراہ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور اس کی جماعت کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن وہ ایسے چپ کر کے بیٹھے جی میں سپنی پائن سنگ جاندہ، اس طرح کی سچویشن ہے۔ یہ بی بی سی کی خبر ہے، اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر اس وقت موجود ہے، ڈان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی خبر موجود ہے، اور اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس میں پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے سماعت کو فکس کیا گیا ہے، اور اس سماعت کو فکس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انڈر سیکرٹری امریکی محکمہ خارجہ کے، جنہوں نے اس وقت کے جب عمران خان وزیر اعظم تھے، پاکستان کے سفیر اسد مجید کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور وہ بدنام زمانہ سائفر تحریر کیا تھا، یعنی ڈونلڈ لو کو بھی طلب کر لیا ہے 20 مارچ کو امریکی کانگریس کے سامنے، جہاں پر وہ امریکی کانگریس مین کے مختلف سوالوں کا جواب دیں گے، اور ان کو اس بارے میں بتائیں گے کہ جناب کیا پاکستان کے انتخابات درست تھے یا غلط تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ لو کا جب ذکر آئے گا تو وہ بدنام زمانہ سائفر کا ذکر بھی ضرور آئے گا، اور اسی لیے امریکی دفتر خارجہ نے اس حوالے سے خصوصی پریس بریفنگ کے دوران اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب اگرچہ ان کو بلایا گیا ہے ڈونلڈ لو کو جو بطور گواہ پیش ہوں گے امریکی سینٹ کے روبرو، امریکی نمائندگان کے روبرو، لیکن اس کا معاملے کا تعلق کسی بھی طور پر سائفر کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ امریکی جو ترجمان ہے میتھیو ملر، انہوں نے ایک بریفنگ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن اس معاملہ چونکہ ڈونلڈ لو کا ہے، ڈونلڈ لو کا معاملہ چونکہ سائفر کا ہے، اور سائفر کا معاملہ چونکہ عمران خان سے ہے، لہٰذا ایک ماحول کو کریٹ کر دیا گیا ہے، اور اب 20 مارچ تک یہ جو ڈھول ہے یہ نہ صرف مسلسل بجے گا بلکہ مختلف طریقوں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوششوں کا آغاز ہوگا، کیونکہ جو گیم پلان سیٹ کیا گیا تھا، جس طریقے سے فیلڈنگ کو سیٹ کیا گیا تھا، اس کا مقصد نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا تھا۔ تو پائن ہون لو مزے نواز شریف نہیں آ رہا، لیکن امپورٹنٹ اور ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اب چونکہ مقصد جناب نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے روکنا تھا، لہٰذا اس ایجنڈے پر تکمیل ہوگی۔ قیمت اس کی پائن جو ان کی مرضی ادا کرنی پڑے، ہم قیمت چکانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، قیمت ہم چکائیں گے بھی۔ وہ کہتے ہیں نا 100 پیاز بھی کھانے نے تو 100 چھتر بھی، تو یہ والا کام ہم نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے، اس سے ہم نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا تھا۔ جناب جب سے الیکشن ہوئے ہیں اب تک کم و بیش 9 قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں جہاں پر مختلف امیدواروں کی طرف سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے روبرو درخواستیں دائر کی گئی تھی کہ جناب ان حلقوں کے اندر، یعنی ہمارے حلقوں کے اندر ری کاؤنٹ کیا جائے، تاکہ جو حقیقی نتائج ہیں یا اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی کا احتمال ہے تو وہ دور ہو جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن یہ 9 حلقوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان 9 حلقوں سے جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے امیدواران ان 8 کے 9 حلقوں میں 9ویں نمبر کے اوپر آئے تھے۔ اب یہ جن حلقوں کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ انفیکٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ کس جگہ پر کون سے چکر بازی کی گئی۔ ان حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کے دوران پاکستان تحریک انصاف جن کو جیت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے تھے، ثابت ہوا کہ جناب ان لوگوں نے دھاندلی کی، اور دھاندلی سے انہوں نے اپنے انتخاب کو لڑا، اور خاص طور پر مختلف پریزائڈنگ آفیسرز کی ملی بھگت کے ساتھ فارم 45 کے اندر تبدیلی کی، اور مسترد شدہ ووٹوں کو اپنے کھاتے کے اندر ڈال کر یہ جو ہے نا جیت کا نعرے بجائے۔ اب 9 حلقوں کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئے، اور ان 9 کے 9 حلقوں میں سے کوئی ایک حلقہ
ऐसा नहीं है जहां पर पीटीआई के बंदे ने अपनी सीट को बचाया हो, बल्कि साबित हो हर एक हलके के अंदर कि जनाब नून लीग वाले के साथ ज्यादती हुई थी। ताजा तरीन सबूत आया है NA81 गुजरांवाला से, जहां से मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नारा साहब दोबारा गिनती के अंदर कामयाब हुए हैं और उन्होंने जो वोटों की बढ़तरी है उनकी तकरीबन 4,500 वोटों की उनकी बढ़तरी साबित हुई है। इसके साथ साथ NA80 एक और हलका है गुजरांवाला का, जहां से चौधरी इजाज भुट्टर साहब इलेक्शन लड़े थे और उनकी तरफ से भी रीकाउंटिंग की दरखास्त दी गई थी और अब तक उनकी भी रीकाउंटिंग की इतलात आ रही हैं और बताया यह जा रहा है कि इस रीकाउंटिंग के अंदर इस वक्त तक इजाज भुट्टर साहब जनाब 200 वोटों की लीड लेकर जीत रहे हैं। अब ये रीकाउंटिंग अमल ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो बंदे आमने सामने बैठे होंगे और रीकाउंटिंग हो जाएगी। इस रीकाउंटिंग के प्रोसेस के अंदर दोनों उम्मीदवारों के जो प्रिजाइडिंग वो जो है पोलिंग एजेंट्स वो मौजूद होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और इलेक्शन कमीशन का भी एक खुसूसी नुमाइंदा मौजूद होता है, क्योंकि उसने रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर बनाकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सबमिट करनी होती है और अगर किसी और मामले पर एतराज होगा तो उसकी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के अंदर पेश होगी, जिसमें वहां पर मौजूद तमाम के तमाम अफराद उसके ऊपर दस्तखत करके। ये रिकाउंटिंग का प्रोसेस 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं होता, बल्कि ये रिकाउंटिंग का प्रोसेस बाज मरतबा 1-1 हफ्ता जारी रहता है। और ये जिस हल्के का मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे NA79 जहां से कयूम नारा साहब जीते हैं, इस हल्के की भी रिकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ये 3 दिन तक मुसलसल जारी रहा और एक एक वोट के ऊपर दोनों उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्होंने उसके ऊपर बहस मुबासा की था, सिंग फसाए रखे पाए और उसके बाद जनाब जीत का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ये कहानी है नहीं, यहां पे लोगों को सिर्फ डराया गया कि जनाब हल्के खोलेंगे। अब अंदाजा करें आप, एक जानिब इस बात का मुतालबा किया जाता है कि 10 हल्के खोलें, दूसरी जानिब जो 10 हल्के खुले हैं वहां से एक हल्का नहीं जीते और उल्टा कि इस पर शर्मिंदगी का इजहार किया जाए। जनाब वो नहीं है वो मिसाल है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये इस किस्म की सिचुएशन है कि अगर हल्के में हम जीतेंगे, हमारे नैरेटिव को जो है वो तकवीयत मिलेगी तो जनाब ऑल गुड, वी आर सेटिस्फाइड। लेकिन अगर तकवीयत नहीं मिलेगी तो उसके बाद जनाब ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, ये तो कानून के साथ धोखा है, ये तो इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर को कैनेडा के अंदर सफीर लगाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर इदारे बिके हुए हैं, फिर इस तरह के नैरेटिव्स आना शुरू हो जाते हैं। ये जो जनाब है इस वक्त चेयरमैन बने पड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि जनाब ये जो फाइनल रिजल्ट्स है इसकी काउंटिंग के बाद और फाइनल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, रिजल्ट्स के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। तो भाई ना आप जो नारे लगाते फिरते हैं कि हमारे 180 हैं तो रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, फिर तो आपके जितने 82 83 84 हैं उतने ही हैं, फिर तो आपका कोई हक ही नहीं बनता। अपनी बारी आगे ना जो मिलना हो तो उस वक्त जनाब ये आइन और कानून बदल जाता है, इनकी दफा आकर आइन और कानून बदल जाता है। मुसीबत पता क्या है? मुसीबत ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं ना, इन्होंने को आला नस्ल की भंग के पकोड़े खाए हैं आजकल अफ्तारियों में या उससे पहले भी। भंग इनको बहुत पसंद है, ये भंग पीकर सो जाते हैं और इनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है इमरान खान साहब के आने के बाद और खासतौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बाद ये एवरी मिनट एवरी सेकंड की लड़ाई है। यहां पर अगर आपने एक लम्हे के लिए भी चूक की, जवाब देने में ताखीर की, तो आपकी लुटिया डूब गई। आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपके पास सबूत मौजूद है 9 हलकों के, 1 2 नहीं 9 हलकों के सबूत मौजूद हैं और इन 9 हलकों से अगर मुस्लिम लीग नून जीत रही है तो इसका मतलब यह है कि वो नेशनल असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी ले रही है और पंजाब असेंबली में 2/3 अक्सरियत ले रही है। तो इसका मतलब यह है कि जनाब कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो था और उस कुछ ना कुछ को लेकर हम घबराए पड़ते हैं। जवेद लतीफ साहब जैसा बंदा देख लें, वो आगे टीवी पे कहता है जब भी हम आवाज उठाते हैं तो हमें कहा जाता है कि NA130, तो भाई करा लो NA130। NA130 में नवाज शरीफ साहब ने यास्मीन राशिद को हराया ना, तो उसके नीचे MPA की 2 सीटें थी, वो दोनों की दोनों सीटें कौन जीता? नून लीग वाले जीते ना। और अगर नून लीग वाले जीते हैं, वहां से PTI वाला कोई नहीं जीता, तो उन 2 लोगों के जो वोट्स हैं उनको जमा करें तो उसका फिगर क्या बनता है और नवाज शरीफ का अपना वोट बैंक क्या होगा? इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। लेकिन ये जनाब लोग हैं खाम खा कि इस वक्त तो पूसले मारे हैं। असल में इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर वो साई नहीं है
کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کے محاذ پر آ کر مقابلہ کر سکے. ان کو اقتدار چاہیے تھا, ان کو مل گیا اقتدار. ان کو ہوٹر والی گاڑیاں چاہیے تھیں, ان کو مل گئی ہیں ہوٹر والی گاڑیاں. باقی جناب جو مرضی ہوتا رہے. جب دوبارہ کبھی موقع آئے گا, جب دوبارہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسیں گے, جب دوبارہ ان کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی, تب یہ آئیں گے باہر, تب ان کو ورکر کی عزت کا احساس ہوگا, تب نعرہ لگے گا ووٹ کو عزت دو, تب یہ کہیں گے ہاں جی سوشل میڈیا کی بڑی امپورٹنس ہے اور میڈیا کی بڑی امپورٹنس ہے. اس وقت تک جائے سب بھاڑ میں. اپنے حضور سار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.